कहते हैं कि इस दुनिया में जिन्नात, भूत, छुड़ावे अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने या फिर किसी पुराने जख्म का बदला चुकाने के लिए कड़ाके की ठंडी रातों में सुनसान रास्तों पर भटकते रहते हैं। जब ठंड हड्डियों तक उतर जाती है, जब कोहरा आंखों के साथ साथ दिलों को भी ढक लेता है, तब कुछ परछाइयां जिंदा और मरे के बीच की रेखा को धीरे धीरे मिटाने लगती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही एक सर्द, खामोश और रहस्यमयी रात से जुड़ी है। सुरभि और सुखदेव की कहानी। सुरभि गांव की एक सीधी सादी मासूम लड़की थी। उसकी हंसी में बनावट नहीं थी और उसकी आंखों में सपने बहुत छोटे थे। उसकी शादी भानगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव में रहने वाले सुखदेव से हुई थी। शादी को अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था और एक शाम जब सुरभि दूध का बर्तन लिए अपने घर लौट रही थी, तभी अचानक ठंडी हवाएं तेज हो गई। चारों ओर कोहरा इतना घना था कि रास्ता भी अनजान लगने लगा। तभी अचानक उसी ठंड के कोहरे में उसके पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। अब सुरभि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो आवाज ना किसी इंसान की पुकार थी और ना ही किसी जानवर की। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? इस रास्ते पर तो रोज आती जाती हूँ। आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जमीन भी ठंडी नहीं, जिंदा हो गई हो। और ये कोहरा मेरी आंखों को ही नहीं, मेरे दिल को भी ढक रहा है। अगर कोई इंसान है तो बोल दो, इस तरह छुपकर डराओ मत। अगर सच में कोई है तो सामने आओ। मैं कोई बुरी इंसान नहीं हूं, मैं बस अपने घर जा रही हूं। सुरभि इतना कह ही रही थी कि अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़क उठी। बिजली की उस चमक ने एक पल के लिए पूरे रास्ते को उजाले से भर दिया और उसी पल सुरभि को ऐसा लगा जैसे कोहरे के भीतर कोई साया उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसी रात गांव की पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे बनी एक छोटी सी चाय की टपरी, जहां पीली सी बल्ब की रोशनी कोहरा चीरकर मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। चूल्हे पर चाय खौल रही थी और उसकी भाप ठंडी हवा में घुलकर अजीब सी शक्लें बना रही थी। अरे राम राम, आज की ठंड कुछ ज्यादा ही अजीब है काका। ऐसा लग रहा है जैसे हवा सिर्फ सर्द नहीं, भारी भी है। मैंने अपने जीवन में इतनी खामोश रात कभी नहीं देखी। अरे छोड़ो भी रमेश, तुम हर ठंडी रात को डर से जोड़ देते हो। कोहरा है, सर्दी है, इसीलिए सब कुछ अजीब लग रहा है। लेकिन हां, मैं भी मानता हूं, आज दिल बेवजह घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे गांव को किसी ने चारों तरफ से खामोशी में बांध दिया हो। तुम दोनों अभी बच्चे हो, इस गांव की रातों को नहीं जानते। ये रास्ता और ये ठंड जब साथ मिल जाए ना, तो सिर्फ जिस्म नहीं, किस्मत भी कांप जाती है। भानगढ़ के पास बसे गांव में हर सर्द रात रात नहीं होती, वो इम्तिहान होती है। और आज की रात कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रही है। चाय की टपरी पर बैठी ये बातें सिर्फ शब्द नहीं थी, ये उस अनहोनी की आहट थी जो अभी अभी सुरभि के कदमों से टकराई थी। और जिस रास्ते की तरफ तीनों की नजरें टिकी थीं, वहीं कहीं कोहरे के भीतर एक कहानी आकार ले रही थी, जो सिर्फ डर की नहीं बल्कि एक ठंडी रात के छलावे की कहानी थी। चाय की टपरी पर बैठी ये तीनों परछाइयां यूं तो रोज मिलती थीं, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। ठंड सिर्फ शरीर में नहीं, बातों में भी उतर आई थी। रमेश भैया, ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन आज की ठंड में कुछ अजीब सा डर है। चाय उबल रही है, फिर भी हाथ सेकने में सुकून नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है जैसे हवा बार बार कान में कुछ फुसफुसा रही हो। मैं जब भी चूल्हे में लकड़ी डालता हूं तो लगता है कोई पीछे खड़ा देख रहा है, लेकिन मुड़ो तो बस कोहरा।
ना आदमी ना जानवर, बस सफेद सन्नाटा। भोला काका आप भी ना, लेकिन सच कहूं तो दिल मेरी भी अजीब तरह से बैठ रहा है। आज रास्ते में आते वक्त ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कदमों के साथ साथ चल रहा हो। मैं रुका तो वो भी रुका, मैं तेज चला तो सांसों की आवाज पीछे से तेज हो गई। हवा अचानक और तेज हो गई। पीपल के पत्ते बिना हिले भी सरसराने लगे, जैसे किसी ने अदृश्य उंगलियों से उन्हें छुआ हो। बेटा रमेश, जिस रात ठंड यूं बेआवाज भारी हो जाए ना, उस रात जमीन पर चलने वाले ही नहीं, कुछ और भी जाग जाते हैं। मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। ये पीपल का पेड़ यूं ही बदनाम नहीं है। कहते हैं कुछ अधूरी सांसें यहीं अटक जाती हैं और फिर वो ठंड बनकर जिंदा लोगों के जिस्म में उतरती हैं। अरे काका ऐसे मत बोलिए, पहले ही दिल धक धक कर रहा है। पिछले साल भी इसी महीने एक औरत का साया दिखा था लोगों को। दूध का बर्तन हाथ में था और चेहरा ऐसा कि पहचान में ही ना आए। और वहां के लोग बोले वो कोई इंसान नहीं, ठंड का रहस्यमयी छलावा था। ठंड का रहस्यमयी छलावा शब्द सुनते ही चूल्हे की आग एक पल के लिए भभक कर शांत हो गई, जैसे उसने भी बात सुन ली हो। काका, अगर वो सच में छलावा हुआ तो वो किसे दिखता है? हर किसी को तो नहीं दिखता ना। आवाज नहीं बेटा, छलावा उसी को दिखता है जिसके मन में डर और अधूरी बातों की जगह होती है, जिसके दिल में कोई टीस दबी हो या जिसने किसी का दर्द अनदेखा किया हो। ठंड बस बहाना बनती है, असल में वो तुम्हारे अंदर झांकता है। काका की ये बात सुनकर अब सारे लोगों को सांप सूंघ गया। तभी दूर कहीं किसी औरत के पायल जैसी हल्की आवाज कोहरे में घुलती हुई सुनाई दी। अरे अरे काका, आपने सुना ना ये आवाज, ये पायल की छन छन? इतनी रात में, इस भरी ठंड में, इस सुनसान रास्ते से कौन आ सकता है? गांव की कोई औरत तो इस वक्त बाहर निकलती ही नहीं। कहीं ये वही रहस्यमयी छलावा तो नहीं जिसकी आप अभी बात कर रहे थे? हाँ काका, मेरे रोंगटे तो खड़े हो गए हैं। ये आवाज पास भी लग रही है और दूर भी, जैसे कोई कोहरे के अंदर चल रहा हो। अगर इंसान होता तो अब तक दिखाई दे जाता, पर यहां तो बस आवाज है, साया नहीं। कहीं ये सच में ठंड का छलावा तो नहीं? अब तीनों की नजरें उसी रास्ते पर टिक गईं, जहां से कोहरा धीरे धीरे हिलता हुआ जैसे किसी को रास्ता दे रहा हो। राम राम, हे भगवान रक्षा करना। काका, मेरे चूल्हे की आग भी बुझने लगी है। ऐसा लग रहा है जैसे ठंड आग को भी निगल रही हो। अगर ये कोई औरत है तो आवाज क्यों नहीं देती? बस पायल, बस वही छन छन। मैंने तो सुना है छलावा पहले आवाज बनता है, फिर शक्ल। धीरे बोलो भोला, ऐसी चीजों का नाम जोर से नहीं लेते। ये वही वक्त होता है जब डर तुम्हारी आवाज पकड़ लेता है। और अगर ये सच में छलावा है तो याद रखो, वो तभी पास आता है जब इंसान उसे पहचानने लगता है। काका, अगर वो छलावा है तो हम करें क्या? भागे या यहीं बैठे रहे? मेरे पैरों में तो जैसे जान ही नहीं बची। तभी कोहरे के बीच एक परछाई सी हिली, इतनी हल्की कि आंखें धोखा खा जाएं और दिल सच मान ले। काका, वो देखिए, क्या आपने देखा? कोहरे में कुछ तो हिला है, या ये मेरी आंखों का धोखा है? अगर आंखें देख लें तो धोखा हो सकता है बेटा, लेकिन जब दिल कांपने लगे तो समझ लेना कुछ बहुत पास आ चुका है। पायल की आवाज अब और साफ हो गई थी। कोहरा और ठंड एक दूसरे में घुलते हुए जैसे किसी रहस्य को जन्म दे रहे हों। और चाय की उस टपरी पर 4 जिंदा लोग एक अनदेखी मौजूदगी को महसूस कर रहे थे, जिसका नाम था ठंड का रहस्यमयी छलावा। कहते हैं कोहरे के भीतर से आती परछाई अब डर नहीं,
पहचान बनने लगी थी। लेकिन अब पायल की आवाज थमी और पीली बल्ब की रोशनी में एक जानी पहचानी शक्ल उभरी। अरे अरे, ये तो सुरभि है। अरे बेटा सुरभि, तू है क्या? हम तो डर ही गए थे। इतनी रात में इस ठंड में तू यहाँ क्या कर रही है? अरे राम राम, मुझे तो लगा आज कुछ अनहोनी हो गई। आ बेटा, पहले ये बता, इतनी रात में अकेली? सुरभि ने दूध का बर्तन नीचे रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। काका, मैं बस दूध देकर घर लौट रही थी। रोज का रास्ता है, लेकिन आज रास्ता ही बदल गया था। क्या हुआ बेटी? ऐसा क्या देख लिया कि हालत बिगड़ गई? ठंड बहुत ज्यादा थी काका। कोहरा इतना घना कि 2 कदम आगे कुछ नहीं दिख रहा था। तभी पीछे से किसी की चलने की आवाज आई। किसी आदमी की? पता नहीं, आवाज तो इंसान जैसी थी, लेकिन जब मैं रुकी तो कोई दिखाई नहीं दिया। मैं तेज चली तो वो भी तेज हो गया। मेरी सांसें तेज थीं, पर पीछे से जैसे किसी और की सांस भी चल रही थी। अब चाय की टपरी पर फिर वही सन्नाटा उतर आया जो कुछ देर पहले था। हे भगवान! मैं डर गई काका। सच कहूं तो पहली बार लगा कि शायद मैं अकेली नहीं हूं। फिर बिजली कड़की और मुझे ऐसा लगा जैसे कोहरे में कोई मेरे बहुत पास खड़ा है। फिर? मैं भागी सीधे यहाँ तक। रास्ते भर दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे बाहर निकल आएगा। जब आपकी आवाजें सुनी तब जाकर जान में जान आई। बेटी, इस ठंड में डर जल्दी लग जाता है। कोहरा दिमाग से खेल करता है। हर आवाज दुगनी हो जाती है। लेकिन काका, आज माहौल सच में अजीब है। हाँ, पता नहीं क्यों आज रास्ता भी अजनबी लग रहा था, जैसे वही रास्ता मुझे पहचान नहीं रहा हो। सुरभि ने बर्तन उठाया और घर की तरफ देखने लगी। अब मैं चलूं काका? घर वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। जा बेटा, ध्यान से जाना। और हाँ, अगर फिर डर लगे तो आवाज देना। जी काका। सुरभि धीरे धीरे घर की ओर बढ़ गई। पायल की आवाज फिर से कोहरे में घुल गई, लेकिन चाय की टपरी पर अब कोई हंस नहीं रहा था, क्योंकि जो डर अभी अभी गया था वो सवाल बनकर सबके मन में छूट गया था। क्या वो सच में सिर्फ डर था, या ठंड की उस रात कुछ और भी चल रहा था? उधर गांव के दूसरे छोर पर मिट्टी और पत्थरों से बना सुखदेव और सुरभि का छोटा सा घर आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। आंगन में रखा दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ बार बार कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी सांस ने उसे छू लिया हो। सुखदेव आज जल्दी घर आ गया था। वो चौकी पर बैठा आग के पास हाथ सेक रहा था, लेकिन उसकी नजर बार बार दरवाजे पर चली जाती थी। सुरभि रोज इस वक्त तक घर पहुंच जाती थी, पर आज देर हो रही थी। पता नहीं आज दिल क्यों घबराया सा है। सब तो रोज जैसा ही है, फिर भी मन को चैन नहीं मिल रहा। बेचैनी यूं सीने में अटकी है जैसे कोई बात है। बाहर ठंडी हवा दरवाजे की दरारों से सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। फिर सुखदेव उठा और दरवाजे तक गया और बाहर झांक कर देखा तो सिर्फ कोहरा ही कोहरा और सन्नाटा था। कहीं चाय की टपरी पर तो नहीं रुक गई होगी, या फिर नहीं, बेकार की बातें मैं क्यों सोच रहा हूं। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ जैसे कमरे के किसी कोने में ठंड अचानक और गहरी हो गई हो। आग जल रही थी, फिर भी उसकी पीठ के पीछे एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। कौन है वहां? अब सुखदेव की आवाज पहले बहुत धीमी निकली, इतनी धीमी कि खुद उसी आवाज से वो एक पल को घबरा गया। जैसे ही उसके शब्द हवा में तैरकर कमरे की तरफ बढ़े, कमरे की गहरी खामोशी ने उन्हें वहीं दबा दिया।
निगल लिया और उस खामोशी में सुखदेव को अपनी ही सांसों की आवाज अजनबी लगने लगी। कौन है वहां? साफ साफ सामने आओ। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। अगर कोई इंसान हो तो बोलो, और अगर नहीं हो तो यूं चुप रहकर दिल मत बैठाओ। तभी उसी पल घर के अंधेरे कोने से कदमों की बहुत हल्की सी आहट आई। इतनी हल्की कि कान सुने या ना सुने, लेकिन दिल जरूर पहचान ले। सुरभि, तू है क्या? अगर तू है तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? इतनी देर से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। तभी अंधेरे से एक आकृति बाहर आई, सिर ढका हुआ, चाल वैसी ही जैसी सुरभि की होती थी। अब सुखदेव का दिल एक पल को ठहर गया। अरे, तू आ गई? मैं डर ही गया था। आज देर क्यों हो गई? कुछ हुआ था क्या रास्ते में? सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वहीं खड़ी रही, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। उसकी आंखें सुखदेव के चेहरे पर टिकी थी, जैसे हर लकीर को पढ़ रही हों, जैसे किसी भूली हुई याद को उसके चेहरे में ढूंढ रही हों। न पलक झपकी, न होठों में कोई हरकत हुई। अब उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो सवाल नहीं, सीधे दिल पर उतरता। कमरे की हवा धीरे धीरे भारी होने लगी और सुखदेव को महसूस हुआ यह चुप्पी सामान्य नहीं थी। अरे बोल ना, ऐसे चुप क्यों खड़ी है? तेरी ये चुप्पी आज कुछ ठीक नहीं लग रही। देख, अगर किसी बात से डर गई हो तो बता दे। तभी उसी पल घर के बाहर से एक जानी पहचानी, बूढ़ी लेकिन ठहरी हुई आवाज गूंजी, जो ठंडी हवा को चीरती हुई सीधे सुखदेव के कानों तक पहुंची। अब यह आवाज सुनते ही सुखदेव का दिल जोर से धक से रह गया, क्योंकि यह आवाज उसी गली में रहने वाले हरिदत्त काका की थी, जो इतनी रात में कभी किसी के दरवाजे तक नहीं आते थे। काका, आप इतनी रात में? बेटा, मैंने कोहरे में किसी को तेरे घर की तरफ जाते देखा था और अभी अभी तेरे आंगन से पायल की आवाज आई। इस वक्त तेरी घरवाली तो चाय की टपरी से अभी निकली थी। अब ये सुनते ही सुखदेव का शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। काका, आप ये क्या कह रहे हैं? सुरभि तो, वो तो मेरे सामने खड़ी है। मैंने खुद उसे देखा है। वही चाल, वही पायल, वही साया। अगर वो टपरी से अभी निकली है तो फिर ये मेरे घर में कौन खड़ा है? मेरा दिल कह रहा है कि कुछ बहुत गलत है काका। मेरी सांस जैसे सीने में अटक रही है। दिमाग समझ नहीं पा रहा कि सच किसे माने और झूठ किसे। बेटा सुखदेव, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी उम्र झूठ देखने सुनने में ही निकल गई है। सुरभि अभी मेरे सामने से गुजरी है। वो डर में थी, लेकिन जिंदा थी। जो तेरे घर में खड़ा है, वो अगर बोल नहीं रहा तो समझ ले वो इंसान नहीं है। इस ठंड में कुछ ऐसी चीजें जाग जाती हैं जो अपनों का चेहरा पहन लेती हैं। नहीं काका, ऐसा मत कहिए। ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है। अगर ये छलावा हुआ तो उसने सुरभि का ही रूप क्यों लिया? अगर ये कोई साया है तो मुझे ही क्यों दिख रहा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। फिर ये ठंड, ये खामोशी, ये डर मेरे ही घर क्यों उतर आया? बेटा, छलावा उसी के पास आता है जिसके मन में डर से ज्यादा अपनापन होता है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा प्यार है। पर याद रखो, जो भी अंदर खड़ा है उससे आंख मत मिलाना। अगर वो तुम्हारी सुरभि होती तो सबसे पहले आवाज देती, तुम्हें छूती, तुम्हें भरोसा दिलाती। तो मैं क्या करूं काका? वो बस खड़ी है, उसकी आंखें मेरी तरफ देख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी हर सांस गिन रही हो। अगर मैं पीछे हटा तो वो एक कदम आगे आ जाती है। काका, मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही। सुखदेव, ध्यान से सुन। जो भी हो, उसे नाम लेकर मत पुकारना। अगर तुमने सुरभि कहा
तो वो उसी नाम से बंध जाएगी। दरवाजा खोलो, मेरे पास आओ। घर की आग बुझने मत देना। आग और आवाज, यही छलावे से बचने का आखिरी सहारा होते हैं। लेकिन काका, वो मेरी राह रोक कर खड़ी है। मैं दरवाजे तक पहुंच ही नहीं पा रहा। कमरे की ठंड अब हड्डियों के भीतर घुस रही है। अगर मैं यहीं फंस गया तो, अगर ये साया यहीं रह गया तो। बेटा, अगर वो रास्ता रोक रहा है तो समझ ले, वो चाहता है कि तू डर माने। आंखें बंद कर, मन में राम का नाम ले और एक ही बात बोल, जो मेरा नहीं वो चला जाए। बस इतना ही। याद रख, छलावा सच नहीं सह पाता। इतना कहकर हरिदत्त काका की आवाज दरवाजे के बाहर धीरे धीरे दूर होती चली गई। उनके कदमों की आवाज कोहरे में घुलती चली गई, जैसे कोई निशान छोड़ना ही नहीं चाहता हो। फिर पूरा आंगन फिर से सन्नाटे में डूब गया। सुखदेव कुछ पल दरवाजे की तरफ खड़ा ही रह गया। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। फिर उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर कमरे की तरफ देखा। वो आकृति अब वहां नहीं थी। बस कमरे में दिए की कांपती लौ और आग की हल्की चटक बाकी रह गई थी। ये सब क्या था? मैंने तो साफ देखा था। उसकी चाल, उसका सिर ढकना, सब कुछ सुरभि जैसा ही था। तो फिर अगर वो नहीं थी तो कौन थी? उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें उभर आईं। फिर वो आग के पास बैठ गया। शायद मैं ही ज्यादा डर गया हूं। सारी रात कोहरा, ठंड और गांव की बातें दिमाग से खेल करने लगी हैं। लेकिन जैसे ही उसने खुद को समझाने की कोशिश की, उसी पल दरवाजे के बाहर हल्की सी आहट हुई। सुखदेव का दिल फिर से उछल पड़ा। वो उठकर दरवाजे की तरफ गया। सुरभि, तू अभी आई? अब सुरभि ने हैरानी से उसे देखा और कहा, अभी आई? मैं तो अभी चाय की टपरी से सीधे घर आई हूं। तो फिर जो अभी मेरे सामने खड़ी थी, वो कौन थी? सुखदेव की यह बात सुनकर सुरभि का चेहरा एकदम से उतर गया। सुखदेव, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अभी अभी टपरी से निकली हूँ, रास्ते में किसी से रुकी भी नहीं। अगर तुम कह रहे हो कि कोई मेरे जैसी शक्ल सूरत, मेरी चाल और मेरी पायल के साथ यहाँ खड़ी थी, तो वो मैं नहीं हो सकती। मेरे जिस्म में ठंड है, थकान है, पर ऐसा कोई पल मुझे याद नहीं जब मैं यहाँ पहले पहुंची हूँ। नहीं सुरभि, वो बिल्कुल तू ही थी। वही सिर ढकने का ढंग, वही चुप्पी, वही नजर जो सीधे दिल के अंदर उतर जाए। वो कुछ बोली नहीं, बस मुझे देखती रही। और जैसे जैसे मैं पास गया, कमरे की ठंड बढ़ती गई। अगर तू अभी आई है तो यकीन मान, मेरे सामने जो थी वो इंसान नहीं थी। तो मतलब जो आवाज मैंने रास्ते में सुनी थी, जो साया मेरे पीछे चला था, वो मेरे साथ साथ यहाँ तक आया। सुखदेव, मुझे लग रहा है जैसे उस ठंड ने मेरी परछाई छीन ली हो। अगर कोई मेरी ही शक्ल पहनकर घर में घुस आया, तो वो हमें क्या दिखाना चाहता है? शायद वो डर नहीं, कोई इशारा था। काका ने कहा था ना, छलावा उसी के पास आता है जिसके दिल में कोई अधूरी बात होती है। मैं सोच रहा हूं, कहीं हमने अनजाने में किसी की पीड़ा को नजरअंदाज तो नहीं किया, या इस घर, इस जमीन से जुड़ा कोई पुराना सच तो नहीं जिसे हम देखना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो मुझे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि वो मेरे चेहरे से क्यों आया। क्या इसलिए कि मैं उस रास्ते से रोज जाती हूँ, या इसलिए कि किसी औरत की कोई अधूरी कहानी मेरी परछाई बनकर घूम रही है? सुखदेव, मुझे पहली बार लग रहा है कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई। डर को अभी जीतने नहीं देंगे। अगर वो छलावा था तो वो हमें बांटना चाहता है, तुझे मुझसे, मुझे सच से। पर हम साथ रहेंगे। जब तक सुबह नहीं होती, दिया बुझने नहीं देंगे। और अगर फिर से कोई आवाज आई, कोई साया दिखा, तो हम आंखें चुराएंगे नहीं, सच पूछेंगे। हाँ, पर एक बात याद रखना सुखदेव, अगर कभी मैं चुप रहूं
आंखें न झपकाऊं या मेरी आवाज मेरी न लगे तो समझ लेना कि वो मैं नहीं हूं। क्योंकि जो सच में जिंदा होता है वो डरता है, बोलता है, सांस लेता है। छलावा बस देखता है। ठीक है सुरभि, आज के बाद इस ठंड में, इस कोहरे में मैं आंखों से ज्यादा दिल पर भरोसा करूंगा। क्योंकि आज मैंने समझ लिया है, सबसे डरावनी चीज अंधेरा नहीं होता, बल्कि अपना ही चेहरा जब वो खामोश होकर सामने खड़ा हो। दरवाजा बंद हो चुका था। घर के भीतर आग जल रही थी, लेकिन अब उसकी गर्मी डर को पिघला नहीं पा रही थी। सुरभि चौकी के पास बैठ गई, दूध का बर्तन एक तरफ रख दिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। सुखदेव उसके सामने बैठा, बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। सुरभि, अब ठीक से बता, रास्ते में आखिर हुआ क्या था? चाय की टपरी तक तो सब ठीक था, फिर यहां आने तक ऐसा क्या देख लिया तूने कि तेरी हालत अब तक ठीक नहीं लग रही? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आज जो मैंने इस घर में महसूस किया है वो जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए एक एक बात सच सच बता, चाहे जितनी डरावनी क्यों ना हो। सुखदेव, मैं अगर कहूं कि रास्ता वही था, लेकिन फिर भी आज सब कुछ बदला बदला लग रहा था, तो क्या तुम यकीन करोगे? दूध देकर मैं जैसे ही मुड़ी, कोहरा अचानक और घना हो गया। इतना कि सामने का रास्ता मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ठंडी नहीं, गीली और भारी हो गई हो, और मेरे पीछे कोई बिना आवाज के चल रहा हो। बिना आवाज के? पर तूने कहा था कि चलने की आहट भी आई थी। ये साफ साफ बता, क्योंकि अभी भी मेरे कानों में कदमों की वही आहट गूंज रही है। और सुरभि, जब तू बता रही है तो मुझे वही सिहरन क्यों हो रही है जो थोड़ी देर पहले उस खामोश आकृति के सामने हुई थी? हाँ, पहले कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन जब मैंने चाल तेज की तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। मैं रुकी तो वो भी रुक गई। मैं पलटी तो कुछ नहीं दिखा, बस कोहरा। लेकिन उस कोहरे के अंदर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरी सांसें तेज थीं और उसी के साथ किसी और की सांसें भी, बिल्कुल पास से। और तूने पीछे देखा नहीं? एक बार भी नहीं सोचा कि चिल्ला दे या किसी को आवाज दे? सुरभि, सोच, अगर कुछ हो जाता तो आज तू यहां मेरे सामने न होती। ये सुनकर मेरा दिल अब भी बैठा जा रहा है। मैं चिल्लाई थी सुखदेव, लेकिन मेरी आवाज मुझे खुद ही सुनाई नहीं दी, जैसे कोहरे ने उसे निगल लिया हो। फिर अचानक बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मुझे साफ दिखा, कोई मेरे पीछे था। पूरा चेहरा नहीं, बस एक साया। और उसी पल मेरे पैरों ने जैसे खुद ब खुद दौड़ना शुरू कर दिया। जब मैं भागकर चाय की टपरी पहुंची, तब जाकर सांस आई। सब लोग थे वहां, इसलिए डर थोड़ा कम हुआ। लेकिन रास्ते भर मुझे यही लग रहा था कि मैं अकेली नहीं हूं। और जब मैंने सुना कि लोग ठंड के छलावे की बात कर रहे हैं, तो मेरे दिल में कोई पुराना सा डर जाग गया। ऐसा डर जो नाम लेने से भी और बढ़ जाता है। सुखदेव चुप हो गया। आग की लपटें दोनों के चेहरों पर कांपती परछाइयां बना रही थीं। घर के भीतर डर अब सिर्फ कहानी नहीं रहा था, वो दोनों के बीच बैठ चुका था।